Assalamu alaikum class. I am Faika Shafiq, your chemistry teacher. Today we are going to start the chapter classification of modern periodic table, which is the first chapter of second year chemistry. So first I would like to tell you what is organic and inorganic chemistry, the difference between organic and inorganic chemistry, because this chapter periodic classification is included in the inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with all the elements present in the universe, यानी कि जितने भी elements present हैं उनके साथ जो उनकी study होगी, उनकी chemical properties को study करना, उसको हम कहेंगे inorganic chemistry. And organic chemistry only deals with the carbon and hydrogen chemistry between carbon and hydrogen. जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान केमिस्ट्री होगी या उनके जो बॉन्ड्स बनेंगे उनकी स्टडी को, कार्बन एंड हाइड्रोजन की स्टडी को हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. Now we are going towards the periodic table. Our first chapter is classification of periodic table. Classification is the arrangement और classify किसी चीज़ को divide करना, classify करना किसी चीज़ में, तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन. अब पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, इसको हम आज स्टडी करेंगे. पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? Periodic table is the shows all the elements in the universe. ठीक है, एलिमेंट्स जितने भी हैं यूनिवर्स यानी कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल शो कर रहा होता है हमारे पास. ऑर्गेनाइजेस द एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये इससे हमें पता चलता है एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का, ये बताता है हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. वी कैन स्टडी थ्रू दिस पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं. एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर हो चुके हैं और भी होते रहेंगे, अब जितने हो गए या आगे जितने भी हो जाएंगे वो उनको स्टडी करना, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, और ये पीरियोडिक टेबल एलेबरेट भी हो सकता है. ये इतना ही नहीं रहेगा, जब तक दुनिया चल रही है एलिमेंट और भी डिस्कवर होते रहेंगे. हेयर व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. मैं यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यूज़फुल होगा, यूटिलाइज होगा, आगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर. आपको टर्म से क्या पता चल रहा है? एटॉमिक, एटम, यानी कि एटम का नंबर. एटॉमिक नंबर इज एटम का नंबर, किसी भी एटम का जो नंबर वो कंटेन कर रहा है या उस एटम का जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा, किस तरह से निकालेंगे हम एटॉमिक नंबर. वैसे तो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको कहीं नहीं दिया हुआ एटॉमिक नंबर तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास आगे आएंगी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दिए जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि एटॉमिक नंबर बताएं, इसका तो आपको बताना होगा. The number of protons found in the nucleus of an atom. अब इसका क्या मतलब, इस लाइन का मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सबसे पहले एक एटम होता है, एटम में होता है न्यूक्लियस. ठीक है, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ये जो प्लस बना रही हूँ ये प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और होते हैं इलेक्ट्रॉन. एटम का होता है न्यूक्लियस. मैंने न्यूक्लियस बनाया, उसमें मैंने प्रोटॉन्स बना दिए. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए आई एम नॉट ड्राइंग हेयर. अब मैं बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन्स. ये शेल्स हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं. अब इसमें मैं बना देती हूँ इलेक्ट्रॉन्स. ये एस शेल बना दिया, इसमें 8 आ जाएंगे. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, इसको कहते हैं एस. इस शेल का नाम होता है एस शेल.
इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते सेकेंड शेल में, फिर इसमें 16 और इस तरह से 32। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and the electrons are revolving around the nucleus in these shells. इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। Number of protons found in the nucleus of an atom is atomic number. ये जो प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर है ये उस एटम का, या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स सराउंड कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के एटम के अराउंड, इनको हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर है उस एटम का। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या समझ आया इससे हमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इक्वल, विल ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा सेम होंगे प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। न्यूट्रॉन्स में फर्क आएगा, न्यूट्रॉन्स आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे कुछ इक्वल हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल। दिस इज द एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या फिर और, बीच में मैंने और लगाया है, इसका मतलब या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, जो एटम है किसी न्यूक्लियस का उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे या उसमें प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन, न्यूक्लियस के आसपास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। हाउ डू यू रीड द पीरियोडिक टेबल? अब आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे कैसे, क्या तरीका होता है पढ़ने का? एलिमेंट्स तो आपके पास दिए होते हैं, आप हमेशा से देखते आए होंगे, नंबर्स भी दिए हुए होते हैं, एलिमेंट्स भी दिए हुए होते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का या उस एलिमेंट को स्टडी करने का? ये एक हमारे पास एलिमेंट है सी। क्या मतलब होता है इसका? ये सिंबल है, C is the symbol of an element present in the periodic table. अब किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का? इसका नाम क्या है? कार्बन। कार्बन is the name of this element, this symbol. It contains 6 atomic number. इसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 12.01 इज एटॉमिक वेट। वेट का मतलब होता है कि मास, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का? 12.01। एटॉमिक नंबर अलग चीज है, यानी कि एटम का नंबर, और एटम का मास अलग चीज है, उसका वेट कितना है ये एटॉमिक वेट होता है, या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं इसे। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटम नंबर कितने कंटेन कर रहा है, एटॉमिक नंबर उसका कितना है। अब किस तरह से हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट के? हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आई डिस्कस्ड दिस अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। या फिर मैंने दूसरी एक और बात भी कही अभी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है या आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, आपको बताया बोला जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताएं, तो आप एटॉमिक नंबर से भी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब न्यूट्रॉन्स का मैंने आपको नहीं बताया कि वो किस तरह से निकाले जा सकते हैं, तो दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। अभी मैंने आपको यही समझाया पीछे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट होता है एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, जिस तरह के मैंने कार्बन का बताया था अभी, और एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का नंबर। तो इन दोनों को माइनस करवा के किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को माइनस करवाएंगे उसके एटॉमिक नंबर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कार्बन की एग्जांपल दी थी, कार्बन का एटॉमिक वेट हमने दिया था 12,
माइनस कार्बन का एटॉमिक, हमने, मेरा मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस कैलकुलेटेड हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो 12 है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है 6, ये हमारे पास है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम 12 में से 6 निकाल देंगे, माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। दीज आर दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी कार्बन। और ये क्या हो गया 6, बाकी जो बचे 12 एटॉमिक वेट था, उसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए, ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास तो 12 एटॉमिक मास है, तो उसमें से 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, तो बाकी के 6 क्या हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो 6 बाकी बच रहे हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें, दीज आर सेम एंड दीज आर विल ऑलवेज बी इक्वल, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होंगे, उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। यही मैंने आपको समझाया था पहले। और अब ये इसकी एग्जांपल, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने 6 लिया था, तो हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही बच रहे हैं, यानी कि ये तीनों चीजें सेम ही होंगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे बस। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट की एग्जांपल दी है, ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसको मैंने नाम दे दिया है एक्स का। ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, हम किसी भी सिंबल को ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम यहाँ पर ले सकते हैं। ए क्या है, ए है हमारे पास मास नंबर, ये हमेशा जब किसी भी सिंबल के, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर जो नंबर दिया हुआ होगा उसको हम कहेंगे मास नंबर, और नीचे जो दिया हुआ होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए कि कैलकुलेट इट्स मास नंबर, तो किस तरह से करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपके पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस एलिमेंट के या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, वो आप कैलकुलेट करके इसका मास नंबर बता सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर जानना चाहते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ब्लैंक में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स, तो आपको लिखना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यहाँ पर मास नंबर है, मास नंबर में भी पूछ सकते हैं कि किसके बराबर होता है, तो आपको बताना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू मास नंबर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था कि डिवीजन, किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना, डिवाइड करना किसी भी चीज़ में, इज दी क्लासिफिकेशन। अब एलिमेंट्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफाई करना। व्हाट आर दी पीरियड्स, व्हाट आर दी ग्रुप्स, वी विल डिस्कस दिस लेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। The arranging of elements into different groups, एलिमेंट्स को अरेंज करना यानी कि उनको इस तरह से अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हों एक दूसरे से। एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे हम कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं एक दूसरे से सिमिलर हों, एक दूसरे से मिल रही हों। अगर हमने कोई एलिमेंट बीच में रखा है, उसके साइड पे और उसके आगे भी ऐसा एलिमेंट रखेंगे जो उसकी बीच मिडिल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच कर रहे हों, आगे पीछे वाले, इस तरह से अरेंज करना जो है, इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। The classification of similar elements into groups makes the study of elements easier. अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि हम अरेंज कर दें एलिमेंट्स को, ऐसे भी तो वो थे ही, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम इनको अरेंज कर देते।
द नीड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वॉज कि इनकी सिमिलर एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुप में चेंज करना एलिमेंट की स्टडी को ईजियर बना देता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना इनटू ग्रुप्स मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर। इस तरह से हम एलिमेंट को अगर स्टडी करना चाहें तो वो आसानी से हो सकती है कि एक एलिमेंट हमने रखा बीच में, ये एलिमेंट हमने रखा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इस एलिमेंट के साथ और इस एलिमेंट के साथ हमने ये यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ सिमिलर थी या कुछ मैच हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही मैच हो रही थी। अब हमने यहाँ पर एक रखा, यहाँ पर एक एलिमेंट रखा, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो जाएंगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो जाएंगी, सिमिलर होंगी। तो इस तरह से अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल को, ऐसे ही नहीं कोई भी एलिमेंट उठा के कहीं भी रख दिया। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजियर। इससे हम एलिमेंट्स की स्टडी को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कितने एलिमेंट्स आज तक जाने जा चुके हैं या डिस्कवर हो चुके हैं? देयर आर अबाउट 114 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन सो फार। इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, अब तो ये तो पुरानी बात लिखी हुई है कि 114 एलिमेंट्स, सिर्फ 114 नहीं, अब इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे, लेकिन बुक में जो लिखा हुआ है वो 114 तक एलिमेंट, जब तक बुक बनी थी या जब तक डिस्कवर हो चुके थे बुक बनने तक, तब तक के एलिमेंट्स को 114 कहा गया है। लेकिन अब और भी जिस तरह से दुनिया आगे जाती जा रही है तो एलिमेंट्स भी और डिस्कवर होते जा रहे हैं, न्यू डिस्कवरीज आती जा रही हैं एलिमेंट्स की, जो कि विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल बट विच आर डिस्कवर्ड। जिस तरह से साइंटिस्ट आते जाएंगे वो इसको इंक्लूड करते जाएंगे। अराउंड द ईयर 1800, 1800 तक ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। 1800 सन 1800 तक सिर्फ 30 एलिमेंट्स जाने जाते थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स मिल चुके थे। अब कितने हैं? 114 डिफरेंट एलिमेंट्स जाने जा चुके हैं या डिस्कवर हो चुके हैं। Scientists started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study the element with ease. यानी कि साइंटिस्ट ने फिर स्टार्ट किया, जब जितने भी 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना अब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं इनकी स्टडी स्टार्ट की जाए, इनके बारे में पढ़ा जाए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाए कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ये क्या है, क्या चीज़ है। तो उनको स्टडी किया, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट लॉज दिए, डिफरेंट डिस्कवरीज दी कि किस तरह से इनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना चाहिए या फिर किस तरह से इन एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहिए। अर्ली अटैम्प्ट्स यानी कि अर्ली अटैम्प्ट्स हम कहेंगे कि कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें जो हमारे ट्रायल्स होते हैं, जो हम ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे हमारा अर्ली अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट कहें, सेकंड, थर्ड, दीज आर दी अर्ली अटैम्प्ट्स, इनको कहेंगे, ट्रायल्स को हम अर्ली अटैम्प्ट्स कहते हैं। The earlier attempts to classify elements was grouping the then known elements, about 30 elements. पहले जो स्टडी की थी क्लासीफाई करने के लिए, एलिमेंट्स को डिवाइड करने के लिए ग्रुप में, जब तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको ग्रुप में, तो उनको किस तरह से अरेंज किया था, क्लासीफाई किया था मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। जब पहले साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उन्होंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ही सिर्फ एलिमेंट्स को डिवाइड किया था या क्लासीफाई किया था, उनके ग्रुप्स बना दिए थे। यानी कि 2 ग्रुप बनाए थे, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। अब इसमें मसला क्या आ रहा था इस क्लासिफिकेशन में? द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन, डिफेक्ट कहते हैं कि हम कहते हैं ना ये चीज़ डिफेक्टेड है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें कोई खामी है, डिफेक्ट कहते हैं खामी को। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलाइट्स। मेटलाइट्स किसको कहते हैं? अब इस क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट था कि इसमें कोई जगह मेटलाइट्स की नहीं थी, मेटलाइट्स को नहीं रखा गया था। व्हाट आर मेटलाइट्स? एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
मेटोलाइट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं विच वर डिस्कवर्ड लेटर, जिनको मेटोलाइट्स को फिर बाद में डिस्कवर किया गया था। तो पहले तो जब क्लासीफाई कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो उसमें क्या किया था, ग्रुप्स बना दिए थे दो मेटल्स के, नॉन मेटल्स के। फिर इसमें मसला क्या आ रहा था कि मेटोलाइट्स को तो रखा ही नहीं था। मेटोलाइट्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल, वो एलिमेंट्स जिसमें मेटल की भी खुसूसियात पाई जाए, प्रॉपर्टीज पाई जाएं, या फिर नॉन मेटल की भी पाई जाएं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हों एक एलिमेंट में, तो हम उसको कहेंगे कि ये मेटलॉइड है, ये वाला एलिमेंट मेटलॉइड है। मेटल कहते हैं लोहे को, जो लोहा नहीं होते वो नॉन मेटल होते हैं। अब जो मेटल यानी कि लोहे वाली खुसूसियात भी रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी रखते हैं, उनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स। तो फिर मेटोलाइट्स को बाद में डिस्कवर किया गया, लेकिन जो पहले अर्ली अटेम्प्ट से शुरू के जो ट्रायल्स थी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की, उसमें ये मेटोलाइट्स को नहीं रखा गया था। तो ये डिफेक्ट था इस क्लासिफिकेशन का। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस were tried out as the knowledge of elements and their properties were increased. उसके बाद फिर और क्लासिफिकेशन की गई, नॉलेज जब ज़्यादा हुई, एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने ज़्यादा स्टडी करना स्टार्ट किया कि इनमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या किस तरह से इनको रखना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी, तो फिर उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई एलिमेंट्स के बारे में, तो उनकी प्रॉपर्टीज़, फिर जब नॉलेज किसी चीज़ की इंक्रीज होती है तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ के बारे में हम नॉलेज ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उसकी उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को भी हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने यही किया था कि पहले उन्होंने एलिमेंट्स को सही से स्टडी किया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें बताया, ज़्यादा डिस्कवर किया। इन साइंटिस्ट में से ये एक साइंटिस्ट है डोबराइनर। ट्रायड्स इनका, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं डोबराइनर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब होता है 3। अब ट्रायड्स का मतलब 3 क्यों होता है, ये देखें, इनने ऑब्जर्व ये किया था दैट सर्टेन एलिमेंट्स हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दैट ही कुड पुट देम टुगेदर। इन्होंने ये बताया था कि कुछ एलिमेंट्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज थी, तो उन्होंने कहा कि हम उनको एक साथ रख सकते हैं इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। 3 के ग्रुप में इनको रख देते हैं। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उनको 3 का ग्रुप बना के रख देंगे। यहाँ पर 3 का एक ग्रुप बनेगा, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। किस तरह से बताया था इन्होंने, These groups were called triads। मैंने अभी बताया था ट्रायड्स का मतलब होता है 3, तो इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दे दिया था ट्रायड्स का। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज डोबराइनर्स ट्रायड्स। इनका लॉ क्या था, इन्होंने क्या रूल या क्या लॉ पेश किया था, वो ये है, when 3 elements in the triads are written when 3 elements in the triads are written in the order of increasing atomic masses, यानी कि जब 3 एलिमेंट्स को, ट्रायड्स के 3 एलिमेंट्स को, ट्रायड्स में तो 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, ट्रायड का मतलब ही 3 है, 3 एलिमेंट्स को आर रिटन इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब लिखा गया उनके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था। इस तरह से लिखा गया कि सबसे पहले एक एलिमेंट लिया, उसका एटॉमिक मास, ये एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास छोटा होगा, फिर इसका इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर इसका एटॉमिक मास फर्स्ट वाले से एंड सेकंड वाले से भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको हम कहेंगे एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते आ रहे होते हैं ना कि छोटे से बड़ा, तो इसका मतलब यही है। When the 3 elements in the triads, एलिमेंट्स जो ट्राइड्स में लिए थे, जब उनको हमने लिखा increasing order of atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the, ये middle element ये रहा, इसका atomic mass middle elements का was roughly the average of the atomic masses of other 2 elements।
इसका जो एटॉमिक मास था वो इन दोनों के का जब एवरेज निकालेंगे तो इनके एटॉमिक मास से मिल रहा था, इनके एटॉमिक मास के एवरेज से मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल रहा था। अब आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोले जा रही हैं मिस, तो मैं आपको ये टेबल से भी समझाती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये रहा इन डॉबराइनर्स का टेबल। इन्होंने क्या कहा था, अभी जो मैंने आपको चीज समझाई है, लिथियम सबसे छोटा एटॉमिक मास, सोडियम 23, ये एक ट्राइड है, ठीक है, ये एक ग्रुप है ट्राइड्स का, ये दूसरा है, क्योंकि तीन तीन एलिमेंट रखे हैं, ये तीसरा ग्रुप है। अब लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23.0, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। इन्होंने क्या कहा था, व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन द ट्राइड्स, ये ट्राइड हो गया, इसके 3 एलिमेंट्स जब आर रिटन इन दी, लिखे जाएंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इस तरह से कि उनका एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होगा, तो हो रहा है इंक्रीज, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो इसको इंक्रीज कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं इसे। तो आगे इन्होंने क्या बात कही थी, दी एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है was roughly the average of the atomic masses of other two elements, ये इन दोनों के, लिथियम एंड पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास से मिल रहा होगा या सेम होगा, विल वॉज रफली दी एवरेज ऑफ दी, यानी कि एवरेज से मिल रहा होगा। अब क्या इससे क्या समझ आ रहा है, देखें, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का है 39.0। 20 वाले को हमने नहीं छेड़ना, 20 वाले को सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना है इसके एटॉमिक मास से इन दोनों के एवरेज का आंसर, लिथियम और पोटेशियम के। लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास निकाल लिया, एवरेज किस तरह से निकालते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वे टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ एनी एलिमेंट और एनी नंबर। तो लिथियम का कितना था, 6.9 प्लस 39.0, और इसको डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस करवा के इनको डिवाइड करवा देंगे 2 से। 2 से ही क्यों डिवाइड करवा रहे हैं, 3 4 1 क्यों दूसरे नंबर से नहीं करवाया, क्योंकि लिथियम एंड पोटेशियम दो ही एलिमेंट हैं, दो का एवरेज। एवरेज में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स या नंबर्स मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास कुछ और होता, लिथियम पोटेशियम के अलावा कोई तीसरे एलिमेंट का भी निकालना होता आपको, तो फिर आप यहाँ पर 3 भी लिख देते, तो इसका एवरेज 3 से निकलता। अभी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो हमने 2 से निकाला, 2 लिखा, इन दोनों के एटॉमिक मासेस लिखे ऊपर, उनको प्लस करवा के उनको डिवाइड करवाया हमने 2 से, तो दिस इज द आंसर वी गॉट 22.95, which is approximately equal to the 23.0, and 23.0 is the atomic mass of sodium। तो क्या पता चला, यही रूल था इनका कि जब हम फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइड के ग्रुप में से फर्स्ट एंड थर्ड के एवरेज को निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास से रिलेट करेगा या रफली सिमिलर होगा, रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये लिखा हुआ है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यहाँ पर भी यही बात समझाई गई है। कैल्शियम जो है 40.1, स्ट्रोंटियम 87.6, बेरियम 137.3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम का एटॉमिक मास स्ट्रोंटियम से कम है, बेरियम का स्ट्रोंटियम से ज़्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। दीज आर दी ट्राइड्स, 3 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम ट्राइड्स कहेंगे। इनके एटॉमिक मासेस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी कि ये डॉबराइनर ने पहले से ही हमें बताया, हमने कुछ नहीं किया, तो इस तरह से अरेंज किया। अब हमने एवरेज किसका निकालना है,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मिडल का नहीं निकालना हमको, किसका निकालना है, मिडल को मैं कर देती हूँ सर्कल, कि इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, बस इसके एटॉमिक मास से हमें काम है। हम जब इन दोनों के एवरेज का आंसर आएगा तो हम देखेंगे कि मिडल एलिमेंट के आंसर से, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास से ये वाला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखा हमने 40.1 एटॉमिक मास, बेरियम का 137.3, इन दोनों को करा दिया प्लस, दो एलिमेंट्स थे इस वजह से 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88.7। यू कैन कैलकुलेट एज वेल। तो विच इज सिमिलर, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दी एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्टियम विच इज 87.6। स्ट्रॉन्टियम का 87.6 है एटॉमिक मास, और जो हमारे पास इन दो एलिमेंट्स का एवरेज निकाला है हमने विच इज 88.7 एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 87.6 एंड 88.7। ये जो है एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं, इस वजह से ये इनका लॉ कह रहा था कि ये ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, another group of triads, 35.5, 79.9, आयोडीन का 126.9। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। फिर मिडल एलिमेंट को हमने नहीं छेड़ना है। क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकालेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 प्लस आयोडीन का 126.9 डिवाइडेड बाय 2, दो एलिमेंट्स हैं इसलिए डिवाइड कर दिया इनको, तो हमारे पास आंसर आ गया 81.2 विच इज अप्रोक्सीमेटली और रफली इक्वल टू दी 79.9 एंड 81.2। 79.9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 80 और 81 रफली सिमिलर ही हैं, तो इन्होंने डोब्राइनर ने हमें ये लॉ बताया था। इन्होंने अपना लॉ, जब भी कोई लॉ देता है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ ऑब्जेक्शंस ज़रूर होते हैं कि कोई भी ड्रॉबैक्स होते हैं। जब न्यू डिस्कवरीज होती रहती हैं तो फिर ड्रॉबैक्स भी आते रहते हैं। न्यू साइंटिस्ट बताते हैं कि ये वाली चीज़ उस साइंटिस्ट ने गलत कही थी, उन्होंने न्यू डिस्कवरी की होती है न्यू साइंटिस्ट ने, तो उनको ज़्यादा पता होता है कि क्या चीज़ गलत थी पिछले साइंटिस्ट के मुकाबले में। तो अब डोब्राइनर क्लासिफिकेशन की क्या लिमिटेशंस थी, क्या चीज़ ये सही से डिस्कस नहीं कर पाए या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ये है, इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने ये तो नहीं, इन्होंने 3 ट्रायड्स का ग्रुप बता दिया। एक तो लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन का पीछे टेबल में लिखा हुआ था। पहला ग्रुप था लिथियम वाला, फिर सेकंड ग्रुप कैल्शियम, थर्ड ग्रुप क्लोरीन वाला। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करके नहीं बताया, ट्रायड्स में अरेंज नहीं किया था सारे एलिमेंट्स को जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। इनका एक ये ड्रॉबैक था। Dobereiner could identify only 3 triads from the elements known at that time. सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बता सके थे उस वक्त, जितने भी एलिमेंट्स जाने जाते थे या डिस्कवर हो चुके थे उसमें से डोब्राइनर ने सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही बताया था। हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दी थी इसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, इस वजह से इनके क्लासिफिकेशन को इतना ज़्यादा माना नहीं गया ज़्यादा। फिर आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने अपना दिया था, इनके लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। 1866 में 1866 में न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था। इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ये वाली टर्म ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे समझाई है कि इसका मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस को इस तरह से अरेंज करना कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, यानी सबसे पहले वो एलिमेंट रखना जो सबसे छोटे एटॉमिक मास वाला है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस।
इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया था? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने एंड किया था थोरियम। थोरियम पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज आल्सो द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इन्होंने स्टार्ट हाइड्रोजन से लिया था और थोरियम पे एंड कर दिया था अपनी डिस्कवरी को या अपनी क्लासिफिकेशन को। इन्होंने क्या कहा था? ही फाउंड दैट every eighth element had similar properties of the first। इन्होंने हमसे ये कहा था कि हर 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं आपको आगे चार्ट में समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इन्होंने बताया था कि पहले एलिमेंट की अपने 8वें एलिमेंट से जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। इसके साथ नहीं, लेकिन एलिमेंट अपने 8th एलिमेंट के साथ जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर थी। इस वजह से इसको ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऑक्टेव्स का 8। तो इनका लॉ क्या था? ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले एलिमेंट की अपने 8th एलिमेंट से जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। अब ये क्या कह रहे हैं और ज्यादा अच्छा आपको चार्ट से समझ आएगा कौन से एलिमेंट की किससे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले न्यूलैंड की लिमिटेशंस बता देती हूँ कि इन्होंने क्या कहा था, ये जो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इन्होंने बताया था कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम। इनका जो लॉ था कि पहले एलिमेंट की अपने 8th एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ये वाली इनकी बात सिर्फ कैल्शियम तक तो ठीक थी। But after calcium, every 8th element didn't possess the same properties of the first element। लेकिन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हो रहा था। कैल्शियम तक, जहाँ तक कैल्शियम है पीरियोडिक टेबल में, वहाँ तक तो ये ठीक आ रहा था कि पहले एलिमेंट को जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, पहला एलिमेंट हमने लिया 2 3 4 5 6 7 8, और भी बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। ये सपोज करें हाइड्रोजन है। अब ये मैंने ले लिया कोई भी X Y Z A B C, ठीक है। अब इनका क्या लॉ था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अपने 8th एलिमेंट यानी X से सिमिलर होंगी। एक ही 8th पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही प्रॉपर्टीज Y से सिमिलर होंगी। B की इसी तरह, B के 8th एलिमेंट पे क्या आ रहा है? Z आ रहा है, तो B की केमिकल प्रॉपर्टीज Z के साथ सिमिलर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्होंने ये बता दिया था। अब ये कैल्शियम तक ही था इनका लॉ, कैल्शियम तक तो सही था, प्रूफ हो रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हो रहा था। जब हमने स्टडी किया, दूसरे साइंटिस्ट ने स्टडी किया पीरियोडिक टेबल को या इनके लॉ को, तो उन्होंने ये देखा कि इनका लॉ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कैल्शियम के बाद। कैल्शियम के बाद तो ऐसा हो ही नहीं रहा कि पहले एलिमेंट की अपने 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टीज सिमिलर हों, तो इनका लॉ, इनके लॉ में ये लिमिटेशंस थी, ये ऑब्जेक्शंस थे। और इनमें एक और ऑब्जेक्शन ये भी थी, न्यूलैंड assumed that only 56 elements existed। इनका ये भी एक ख्याल था कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, बट लेटर अदर एलिमेंट्स कम टू प्लेस एंड डिडंट फिट इनटू हिज लॉ। लेकिन बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कवरीज चलती रहती हैं, अब तक भी एलिमेंट्स फाइंड होते हैं, डिस्कवर होते हैं, अभी तक हो रहे हैं और भी होंगे जब तक दुनिया है।
तो इनका ख्याल था 56 एलिमेंट्स ही हैं, इसलिए इन्होंने तो अपना लॉ दे दिया कि हर पहले एलिमेंट की अपने 8, जिस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है उसमें पहले एलिमेंट की अपने 8th एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। लेकिन इनके टाइम तक 56 एलिमेंट्स थे, इन्होंने यही समझा था कि 56 ही रहेंगे, बट लेटर अदर एलिमेंट्स कम टू प्लेस। लेकिन फिर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि इनके लॉ को फिट नहीं हो रहे थे, जो इन्होंने लॉ दिया था उस पर नहीं बैठ रहे थे। एक और इनका क्या लिमिटेशन थी, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, इन्होंने क्या किया था, ही फिट एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकल अंडर द सेम स्लॉट एंड दैट टू इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन which has different properties than these elements। यानी कि इन्होंने कोबाल्ट को, निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप में ही रख दिया था कोबाल्ट एंड निकल को, जबकि कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टीज जो हैं टोटली डिफरेंट है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये डी ब्लॉक हैं और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं होती हैं। ये इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, इनका ब्लॉक टोटली डिफरेंट है। तो एक इनसे गलती ये भी हुई थी न्यूलैंड से कि इन्होंने कोबाल्ट एंड निकल को इनके साथ रख दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जबकि आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ नहीं रखा। यानी कि आयरन फेरिक विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल करती हैं आयरन की प्रॉपर्टीज, was kept far away from these element। लेकिन उन्होंने इसको जो है इन दो एलिमेंट से दूर रख दिया था। ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि आयरन को कहीं और जाके रख दिया था, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज इनसे मिलती हैं, और इनको कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया था, जबकि दीज आर टोटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर कौन आए थे, मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने अपना लॉ दिया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब इन्होंने क्या कहा था, किस तरह से इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना बताए कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है और आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देन वी डिस्कस्ड अर्ली अटेम्प्ट्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के किस तरह से क्लासिफिकेशन हुई पीरियोडिक टेबल की। फिर हमने दो लॉज डिस्कस किए, डोब्राइनर्स, ट्रायड्स और न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स की हमने लिमिटेशंस भी पढ़ ली। न्यूलैंड्स को भी हम आगे डिस्कवर भी करेंगे कि उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, तो वो भी हमें पढ़ना है, मैं आगे और भी आपको समझाऊंगी। और मेंडलीव्स भी हम आगे दोबारा पढ़ेंगे कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल तो दिया था लेकिन किस तरह से डिस्कवर हुआ था, वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।